हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। हमने जैसे कि मॉडल पेपर सीरीज पूरा चला रहे हैं और धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। आप अगर मेहनत नहीं करोगे और आप सोचोगे कि सिर्फ मैं करूंगा, कहाँ से हो पाएगा यार। तो आप ये चीज सोचो, कम से कम आपको मेहनत इतना करना है कि स्टडी में मन नहीं लगता यार। क्यों मन नहीं लगता? अगर अपनी मन की सोचोगे ना, मन तो करता है सो जाओ, मन तो करता है, मन की मत सोचो। आपको जो करंट सिचुएशन जो चीजें कह रहे हैं ना उसको सोचो। और आप ये सोचो कि आपको सेकेंड ईयर में किसी भी हाल में फेल नहीं होना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ वीडियो देखो मत, इसके लिए प्रैक्टिस करो आप। डजंट मैटर। एक चीज मैं और कहता हूँ सारे बच्चे से, अगर मुझसे नहीं समझ में आता तो किसी और टीचर से पढ़ो, लेकिन पढ़ाई से जरूर, जिससे भी आपको अच्छा लगता है उनसे पढ़ के आपको क्या करो, पास होने से मतलब है। डजंट मैटर क्या होता है। आप हमेशा माइंड जो है ना बिजनेस माइंड की तरफ रखो। बिजनेस माइंड मतलब ऐसा है कि आपको हमेशा फायदे की तरफ सोचो कि किस तरह से हम इसे पास कर सकते हैं, और किसी भी हाल में आपको बैक नहीं लगाना है। ये जो मॉडल पेपर है हर किसी भी बोर्ड के हैं, आप आसानी से पास हो सकते हैं। और 100% गारंटी मैं देता हूं कि आपको ये चीज, अगर आपने तीनों मॉडल पेपर कर लिया, गारंटी लिख के मैं कहता हूं कि आप आसानी से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो दोस्तों कहां से पास हो पाओगे। तो चलो दोस्तों, पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, सेक्शन ए को डिस्कस किया था। आज हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में जैसे क्वेश्चंस कुछ थे, जैसे कि इस प्रकार थे कि ऑब्जेक्टिव क्या था, फीफो का एक्सप्लेनेशन क्या था, रोल ऑफ हॉस्पिटल। अभी देखो, अभी एक महाराष्ट्र का एग्जाम हो, वो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा था सेम टू सेम, कि रोल फार्मासिस्ट का एडीआर मॉनिटरिंग में क्या होता है। फिर क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, इसका स्कोप बताइए। लिस्ट ऑफ फंक्शन बताइए ड्रग एंड पॉइजन सेंटर का। फिर लासा क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताइए। सिग्निफिकेंस यहाँ पे जैसे रेनल फंक्शन के बारे में बताइए, कि जब हम लोग किडनियां करते हैं, केएफटी जैसे करते हैं, उसके बारे में बताइए। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियोफर्सन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ना। टीपीएन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि लिस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ यूनिट डोसेज डिसीजन सिस्टम की, यूनिट डोसेज डिसीजन सिस्टम का कि क्या कंपोनेंट का बताइए। फिर कह रहा है व्हाट आर द शेड्यूल H1 ड्रग एंड H1 ड्रग कौन कौन से होते हैं। H1 ड्रग वो चीज होते हैं जिसके लिए हमें क्या मैंडेटरी पड़ता है, किस चीज के लिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए। एग्जांपल दे दिए, कोई भी आप इसमें दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी का ऑब्जेक्टिव आप हमें बताइए। यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखने से पहले आप अगर इस चीज को डिफाइन कर देते, मान लो यही पूछ लेता कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मासिस्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ जीपीपी पूछ लेता, तो पहले आप अगर जीपीपी को डिफाइन करते हैं तो आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा मिलता है। क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है भाई बंदे को जब ये चीज पता है तो जाहिर सी बात है उसका ऑब्जेक्टिव भी इसे पता है। आप जब भी चीजें करते हैं, यानी कह सकते हैं एक तरह का आप कम्युनिकेशन ही करते हैं। किस चीज का कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ पे आप देखा जाए तो रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे हमने आपको कम्युनिकेशन जब पढ़ाया होगा तो हमने आपको कहा था वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में मेनली क्या करते हैं, हम लिख के समझाते हैं। तो एग्जाम जो होता है वो रिटर्न कम्युनिकेशन है। तो जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। देखते हैं क्या कह रहा है हॉस्पिटल फॉर्मूला। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एक ऑफिशियल ड्रग लिस्ट होती है जिसमें हॉस्पिटल की फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी तैयार करती है। इनमें वो मेडिसिन शामिल होती हैं जो हॉस्पिटल में यूज होता है। यानी इसका मतलब ये चीज है कि किसी भी हॉस्पिटल में, मान लीजिए ये आपका हॉस्पिटल है, तो इस हॉस्पिटल में जितने भी दवाई चलती है और वो कौन बनाता है, पीटीसी बनाता है, उसी को हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कहते हैं। अब सिंपल वर्ड में ये चीज याद रखें कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का मतलब वो चीज होता है कि जो उस हॉस्पिटल में मेडिसिन यूज होती है उसी को हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के नाम से जानते हैं। सिंपल वर्ड। देखो क्या कह रहा हूं, वो जो हॉस्पिटल में रेशनल देखो शामिल होती के बाद क्या कह रहा है, जो हॉस्पिटल में रेशनल, सेफ और इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए आवश्यकता होती है, उसी को ही हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहा है। हॉस्पिटल फॉर्मूला इज एन ऑफिशियल ड्रग लिस्ट। ऑफिशियल इसलिए यूज करता है क्योंकि ये ऐसे नहीं, ये पीटीसी कमेटी बनाती है, इसलिए इसको ऑफिशियल वर्ड यूज करते हैं। दैट इज प्रिपेयर बाय पीटीसी कमेटी ऑफ हॉस्पिटल। ये कौन बनाता है, पीटीसी कमेटी होता है। दिस इंक्लूड दोज मेडिसिन, इसमें कौन कौन से मेडिसिन यूज होता है, जैसे कि विच हैव नेसेसरी रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, सेफ, इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। मान लो इसमें ये चीज कह रहा है कि आपका जो रेशनल यूज हो सही तरीके से, मान लो आपने क्या करा, एक हॉस्पिटल बना दिया और उसमें बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी आपने दवाई रख दी, तो क्या आपको बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सही तरीके से, मतलब देखो किसी भी चीज को अगर आपने जैसे डी फार्मा में एडमिशन लिया,
आपने सोच समझ के लिया चीज़ों को, तो अच्छा कॉलेज में आप गए होंगे सही तरीके से। लेकिन वही चीज़ आप अगर किसी भी अनले कॉलेज में जाके ले लेते, क्या होता है उस वक्त आपको सही तरीके से नहीं मिलती। उसी तरह पीटीसी जो कमेटी बनाती है वो सही तरीके से देखता है, हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन करता है कि किस में कॉस्ट कम लगेगा, पैसा कम लगेगा और किससे हम लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं, उसको हम लोग उसके बाद ही हॉस्पिटल फार्मेसी हम लोग बनाते हैं। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, सबसे पहले टू प्रमोट रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। पहला क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, प्रमोट करना मेडिसिन को कि किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य है कि डॉक्टर, नर्स, रेशनल और इफेक्टिव ड्रग को फॉलो करना। तो ऑब्जेक्टिव में क्या, सिर्फ आप इंग्लिश वाले ये लिख सकते हो कि हम लोग टू प्रमोट मेडिसिन, मतलब मेडिसिन किस चीज का, मेडिसिन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब कि हम लोग ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अच्छे तरीके से किस तरह से यूज हो रहा है। साथ में बोलना एक बार, टू रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, किस लिए प्रमोट करते हैं, टू रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। फिर क्या करते हैं, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एसेंशियल ड्रग, मतलब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज हम लोग करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, क्योंकि हमने लिस्ट बना के दे दिया तो हमें पता है कि कौन सा दवाई यहाँ पे जरूरत है, तो वो फिर क्या है, इंश्योर करने के लिए। फार्मेसी यह निश्चित करता है कि इसेंशियल, लाइफ सेविंग और कॉमनली यूज मेडिसिन हॉस्पिटल में हमेशा उपलब्ध रहे। नेक्स्ट देखो क्या करा, फिर आता है इंप्रूव क्वालिटी केयर ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट क्या आता है कि हम लोग क्यों करते हैं, ताकि पेशेंट केयर की क्वालिटी केयर बढ़े। जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग लिस्ट से पेशेंट केयर की क्वालिटी इंप्रूव होती है और ट्रीटमेंट में यूनिफॉर्म रहता है। यानी अगर हम लोग अच्छे क्वालिटी की चीजें लाएंगे तो उसमें ये चीज होगा कि ट्रीटमेंट एक तरह का चलेगा और अच्छा हमें आउटपुट मिलेगा। मान लिया आपने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया, बहुत कुछ बनाया, लेकिन आपने पेशेंट के इतना महंगा महंगा दवाई बनाया, सही नहीं हो रहा पेशेंट, क्या आपके पास आएगा दोबारा? नहीं आएगा ना। तो इसीलिए क्या है, आपको क्वालिटी देना है अच्छे से। नेक्स्ट आता है रिड्यूस मेडिकेशन एरर। फार्मेसी ड्रग सिलेक्शन को स्टैंडर्डाइज करता है और जिसमें कंफ्यूजन कम होती है और मेडिकेशन रिड्यूस कम होता है, मतलब कि इसका जो एरर होता है ना, रिड्यूस कम होता है। यानी ये कह रहा जो मेडिकेशन जो एरर होता है उसको कम करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, प्रोमोट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है, टू गाइड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बनाता है। फिर आता है हमारे पास टू प्रमोट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करने के लिए करता है। फिर अवॉइड अननेसेसरी ड्रग इंटरेक्शन करने के लिए, अननेसेसरी मतलब सिमिलर ड्रग की डुप्लीकेशन को रोकता है, क्योंकि जब हम लोग पीटीसी कमेटी बनाता है तो वो पहले से ऑब्जर्वेशन करके देखता है कि अच्छा इसके साथ ये वाला दवाई रखेंगे तो भाई हमें नुकसान दे सकता है, तो उसको पहले ही हम एलिमिनेट करते हैं। फिर कह रहा टू सपोर्ट पीटीसी कमेटी, ये क्या करता है, हॉस्पिटल में सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, ये इंप्रूव करता है ड्रग सर्विस। इसमें से 5 पॉइंट भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। पहला 1-2 पॉइंट याद कर लो, कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइडर पीटीसी में हेल्प करता है, टू सपोर्ट पीटीसी। 3-4 तो याद हो, देखो 3 पॉइंट तो याद अभी कर लो कि कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा आता है हमारे पास सपोर्ट, क्या सपोर्ट, पीटीसी सपोर्ट। फिर क्या था, सपोर्ट या फिर कह दो प्रोमोट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। 3 तो पॉइंट याद हो ही गए, बाकी का आपको क्या करना है, लेक्चर के बाद तुरंत सबसे पहले आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन कीजिए एफईएफओ क्या होता है और एफआईएफओ क्या होता है। देखो सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन पूछे तो आपको ये चीज करना पड़ेगा कि इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फुल फॉर्म पता नहीं है तो आपको एग्जामिनर सोचता भाई बच्चों फुल फॉर्म पता नहीं तो उसका घंटा पता होगा इसके बारे में। अब क्या होता है, फीफो का मतलब था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एफ से क्या है फर्स्ट, आई से इन, एफ से क्या फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आता पहले जाता। मान लो दुनिया में क्या हुआ, आपकी एंट्री पहले हुए तो पहले टपक सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है कब आपकी मौत है। तो उसी तरह क्या है कि जो सामान हम पहले लाते हैं उसको हम लोग पहले बेचते हैं, अगर उसको हम लोग बाद में बेचें तो पुराना हो जाता, मॉडल नहीं आ जाता। ठीक है, क्या कह रहा है, फीफो मेथड में इन्वेंट्री को उसी ऑर्डर में यूज किया जाता है जिसमें ऑर्डर में वह स्टोर आया था, यानी ओल्ड स्टॉक को पहले करते हैं और न्यू स्टॉक को बाद में। क्लियर है कि जो पहले दवाई लाते हैं उसको हम लोग पहले बेचते हैं। लेकिन एफईएफओ में क्या करते हैं, ये वाला इन्वेंट्री में हम लोग ये चीज करते हैं, जो पहले एक्सपायर होता है पहला आउट करते हैं, डजंट मैटर उसको पहले लाया बाद में लाए। ठीक है, क्या कर रहा है, फीफो मेथड में स्टॉक को एक्सपायरी के आधार पर हम लोग अरेंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप खाने पीने को सामान लाए, जो बिस्किट है, बिस्किट को अगर 10 दिन रख दोगे तो आराम से चल जाएगा, लेकिन वही अगर मिल्क को 1-2 दिन रख दोगे एक्सपायर होने के बाद क्या चलेगा, बिस्किट मान लो 10 दिन जाएगा तो मिल्क क्या ओनली 3 दिन जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि मिल्क को पहले बेचे और बिस्किट को बाद में बेचे, इसी को इस मेथड में हम लोग करते हैं। देखो इसमें आगे एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, जिस प्रोडक्ट की एक्सपायरी सबसे नजदीक हो उसे पहले कंज्यूम किया जाता है, चाहे वो पहले आया हो या फिर बाद में आया हो। मतलब जो पहले आया हो बाद में उसमें डिपेंड करता है, जो पहले एक्सपायरी होता है उसको हम लोग पहले बेचते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट एडीआर मॉनिटरिंग। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रोल कम से कम याद कर लेना, सेम टू सेम लिख देना, जैसे कि जीपीवी में पूछे, अदर चीज में पूछे, किसी में पूछे तो सेम लिखना। सबसे पहले यहाँ पे एडीआर मॉनिटरिंग सबसे पहले समझते हैं, आप लोगों को पता नहीं है तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, या पता है तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए एडीआर मॉनिटरिंग में क्या करते हैं हम लोग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसमें मेनली क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई मार्केट में दवाई आता है, वो मेनली 4 फेजेस में आता है, थर्ड फेज होने के बाद मार्केट में आया था कोई ए नाम का जो दवाई है, हम एडीआर मॉनिटरिंग में ये देखते हैं, मान लीजिए कि जब हमने इसे बनाया तो उसमें देखा कि उसको एलर्जी हो सकता है, एलर्जी हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें एलर्जी होता है, लेकिन यहाँ एलर्जी के साथ साथ आपको कफ होने लगा, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, एडीआर मॉनिटरिंग में यही करते हैं कि जो कफ होने लगा तो फिर चेक करेंगे कि ये दवाई ज्यादा तो नुकसान नहीं दे रहा। अगर ए नाम का ज्यादा एलर्जी के साथ कफ के साथ साथ कल आपसे दस्त भी हो रहा, 3D मोशन में हो रहा, तो उस दवाई को क्या करेंगे, एडीआर मॉनिटरिंग उसको उड़ा देगा। यानी अगर मान लो जो सुकून से ज्यादा आपको दुख देता है तो उस वक्त क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, यानी उसको विड्रॉल मार देंगे, यही काम होता है एडीआर का। लेकिन फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसमें पूछा गया। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मासिस्ट के बारे में, रोल के बारे में देखें तो यहाँ क्या करेगा कि सबसे पहले पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करेगा कि आखिर इसको कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए ए नाम का दवाई खिलाया तो क्या प्रॉब्लम है। दूसरा उसका आइडेंटिफिकेशन करेगा कि अच्छा, सस्पेक्ट करेगा कि भाई साहब इसका कौन सा साइड इफेक्ट दे सकता है। फिर इसका करेगा डॉक्यूमेंट ऑफ एडीआर, एडीआर में पूरा रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट फिल करेगा। फिर उसका इवैल्यूएशन करेगा, उसके बाद रिपोर्ट एडीआर को करेगा, फिर पेशेंट काउंसलिंग करेगा, उसका मॉनिटरिंग करेगा हाई रिस्क पेशेंट को, फिर प्रिवेंट करेगा, फ्यूचर में अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो उसको विड्रॉल कर देगा, फिर एडीआर मेंटेन करेगा, फिर ड्रग सेफ्टी फाइनली इंप्रूव होगा। देखो ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका रोल है। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, इवैल्यूएशन करना, रिपोर्ट का एडीआर करना। 5-6 पॉइंट भी लिखोगे तब भी चलेगा। मेनली तो एक तो 2 पॉइंट आपका तो याद हो जाना चाहिए। पहला है पेशेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा पेशेंट काउंसलिंग करना, इवैल्यूएशन करना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहा है, फार्मासिस्ट का रोल एडीआर मॉनिटरिंग में होता है, एडीआर को आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट करना ताकि पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव हो सके। क्या कर सके, पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव सके। अब देखो आगे क्या कह रहा है हमारे पास कि डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी एंड इट्स स्कोप। देखो यही क्वेश्चन पूछा, एक बच्चा मेरे से मैसेज करके पूछ रहा था कि सर स्कोप तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई स्कोप पढ़ा नहीं तो अपने मन से भी तो लगते हैं, उसका क्षेत्र क्या है वही लिखना था। चलिए हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से देखना। क्या कह रहा है, क्लिनिकल फार्मेसी वह ब्रांच है जिसमें फार्मासिस्ट डायरेक्टली पेशेंट केयर में पार्टिसिपेट करता है ताकि मेडिसिन सेफ, इफेक्टिव और रेशनल यूज हो सके। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी के नाम से जानते हैं। यानी क्लिनिकल फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच फार्मासिस्ट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ पेशेंट केयर एंड पार्टिसिपेट हाउ टू यूज मेडिसिन सेफ, इफेक्टिव एंड रेशनल। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि क्लिनिकल फार्मेसी एक फार्मेसी का ब्रांच है जिसमें हम लोग फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होके, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एडीआर भी ये क्लिनिकल के अंतर्गत आता है। मेनली देखते हैं कि कोई मेडिसिन ज्यादा तो नुकसान नहीं दे रहा है, ठीक है। इसका फोकस ड्रग डिस्पेंसिंग से आगे बढ़कर थेरेपेटिक डिसीजन मेकिंग और ड्रग मॉनिटरिंग और पेशेंट काउंसलिंग तक जाता है। यानी इसका क्या फोकस में जाता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में ये चीज मिलता है कि ताकि आपको अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके, उस दवाई के बारे में पर्टिकुलर चीजें जान से। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जरूर आपको समझाऊंगा, ठीक है, व्हाट्सएप में। अब देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है, क्लिनिकल फार्मेसी इज द ब्रांच इन विच फार्मासिस्ट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन पेशेंट केयर टू इंश्योर सेफ्टी, इफेक्टिव, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। मतलब क्लिनिकल फार्मेसी क्या, ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसमें फार्मासिस्ट डायरेक्ट पार्टिसिपेट किसमें करता है, पेशेंट केयर को, ताकि पेशेंट को इफेक्टिव और रेशनल यूज कर सके। In its focus goes beyond drug dispensing to therapeutic decision making, drug monitoring and patient counseling। ये फोकस क्या करता है आपको कि ड्रग को किस तरह से डिस्पेंसिंग पे नहीं रहता, बल्कि इसमें फाइनली ये चीज देखता है कि कोई नुकसान भी तो नहीं दे रहा है, ठीक है। ये आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें, पेशेंट केयर में। ये याद कर लेना, पूरा आपको क्लिनिकल फार्मेसी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है, पहला देखो क्लिनिकल फार्मेसी का डायरेक्ट इन्वॉल्व की पेशेंट केयर में। क्यों का होता है, ताकि रेशनल यूज ऑफ ड्रग हो सके। फिर वो क्या कर सके, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट कर सके कि रेशनल यूज जब हमें पता चल गया कि ये वाला दवाई इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं तो उसको हम लोग एक मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर एडीआर मॉनिटरिंग और फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी करता है। एडीआर मॉनिटरिंग मतलब एडवांस ड्रग रिएक्शन। फिर इन्फॉर्म टू सर्विस टू डॉक्टर,
मतलब कि ये ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा कि ये वाला दवाई डॉक्टर को कि ये कम यूज करो आप, क्या, ताकि ये ज्यादा नुकसान दे रहा है। फिर क्या रहा, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग सपोर्ट, ये क्या करेगा, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग को सपोर्ट करेगा। पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन करेगा। पार्टिसिपेट इन क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल में करता है। फिर आता है हमारे पास एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबायोटिक कंट्रोल करता है और इम्प्रूव ट्रीटमेंट में आउटकम इंडिया में देता है। ये टोटल का टोटल स्कोप आप ये सारे चीज लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या रहा कि लिस्ट द फंक्शन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन सेंटर। आपको यहाँ पे लिस्ट के बारे में बताइए, पॉइजन सेंटर के फंक्शन और पॉइजन सेंटर इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप करो, क्योंकि देखो थोड़ा सा आप भी तो मेहनत करो यार, कहीं से डजंट मैटर, कहीं से भी आप लिखो, लेकिन इसके बारे में जरूर करो। नहीं हो रहा तो फिर आप मुझे मैसेज करना चीजों को, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पहले करो इसी चीज को। और भी डिटेल में अगर आप हमारे साथ जानना चाहते थे, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरा पूरा सारा का सारा चीज पहले से ही अपलोडेड है, वहां पहले ही आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों।